समसामयिक घटना चक्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक फोटोन के बारे में पढ़ते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि फोटोन पहली, अगर हम बात करें तो फोटोन पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसका विकास वैज्ञानिक अर्थात साइंटिफिक एवं इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए हुआ। तो फोट्रॉन की अगर हम बात करें तो फोट्रॉन एक हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं कि बेसिकली अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिवाइड करें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक लो लेवल और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। तो फोट्रॉन किस में आता है? हाई लेवल लैंग्वेज। और हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो ईजी होती हैं समझना और काम करना, ठीक है। और लेकिन लो लेवल की बात करें, लो लेवल थोड़ा सा टफ होता है समझना, लेकिन अगर लो लेवल की खास बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर से इंटरेक्शन उनका अच्छा होता है, लेकिन दे आर टीडियस फॉर प्रोग्रामर्स। तो आइए हम समझते हैं फोट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि वह प्रोग्रामिंग भाषा जो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था वो था फोट्रॉन, ठीक। तो फोट्रॉन कौन सी भाषा है? फोट्रॉन हाई लेवल लैंग्वेज है और फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था, ठीक। अब आगे देखते हैं। फोट्रॉन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसका विकास डेवलपमेंट वैज्ञानिक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए हुआ था। ये हमने पहले ही आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेसिक। बेसिक क्या है, ठीक। तो बेसिक की बात करें तो जनरली होता क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जनरली एग्जाम से पूछे आते हैं कि फोट्रॉन क्या है, बेसिक क्या है, कोबोल क्या है। तो थोड़ा थोड़ा हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रोग्रामिंग भाषा एक्चुअल में किसके लिए बनाया गया था, उनका यूज़ क्या था। तो सेम बेसिक, जैसे नाम ही बता रहा है बेसिक, तो बेसिक का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका डेवलपमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगर हम बात करें कि बेसिक का कहाँ हुआ था तो ये यूनाइटेड स्टेट के डारमाउथ कॉलेज में वर्ष 1964 में प्रोफेसर जॉन केमनी और थॉमस कुड्स द्वारा किया गया था। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूर्ण रूप, अगर इसका फुल फॉर्म जनरली पूछते हैं बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक की बात करें तो बेसिक और लोगो इस तरह कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो शुरुआत में बच्चों को सिखाई जाती थी, ठीक है। नाम ही है बिगिनर्स, मतलब शुरुआत के लिए, ऑल पर्पज सभी चीज़ों के लिए, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड मतलब जो जैसे प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसमें सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड यूज़ करते हैं। तो जो बेसिक है उसका BA का मतलब बिगिनर्स, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो कहाँ पर डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया? तो अगर कहाँ पर डेवलप हुआ तो बता सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में। कब हुआ? तो ये 1964 में हुआ। किसने किया? तो प्रोफेसर जॉन केमनी ने किया, ठीक है। प्रोफेसर जॉन केमनी ने 1964 में यूनाइटेड स्टेट में प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया और जो किसके लिए था? बिगिनर्स के लिए था। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक। अब आइए हम देखते हैं पाइथन इस समय की सबसे डिमांडिंग लैंग्वेज है। मतलब अगर मैं बताऊं यूट्यूब चैनल भी जो लिखा गया है पाइथन लिखा गया है, ठीक। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट नीदरलैंड, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड के गीडो वान रॉसम ने 1990 में, मतलब ये प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में डेवलप हो गई थी, लेकिन इस समय सन 2021 में ये बहुत ही पॉपुलर है। यानी अगर पूछा जाए कि अगर लैंग्वेज में बूम पे लैंग्वेज इस समय सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बूम पर है तो आप कह सकते हैं पाइथन। चाहे स्कूल, इसलिए इस समय स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पाइथन आ गया। कारण क्या है? पाइथन ईजी तो है, वैसे तो 1990 में हो गया था, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में सब ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन, ठीक। तो वैसे कहाँ इसका विकास हुआ था? तो नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड में। किसने किया था? गीडो वैन रासम। किसने किया था? गीडो वैन रासम में 1990 में कर दिया था। तो इस समय की जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन।
पाइथन को सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब जनरल पर्पस मतलब हर जगह पर, यानी अगर वीडियो बनाना हो उसमें भी पाइथन का काम, सिंपल टेक्स्ट में हो, मतलब हर जगह, यानी ये आपका पाइथन लगभग हर जगह फिट हो जा रहा है। इसलिए पाइथन इसमें सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। जैसे हमने बताया कि अब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या तो लो लेवल या हाई लेवल। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन को किस श्रेणी में रखा गया है? पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज में रखा गया है। आगे बात करते हैं, इसका प्रयोग वेबसाइट निर्माण, जैसे मैंने आपको बताया, यानी पाइथन का जो यूज़ है वेबसाइट बिल्डिंग में है, एप्लीकेशन को विकसित करने में अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस में है, मशीन लर्निंग आज सबसे ज़्यादा फेमस है। मशीन लर्निंग का मतलब आपने देखा होगा, कभी आप कोई वेबसाइट में सर्च करिए, ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद आप अपने कंप्यूटर खोलेंगे तो देखेंगे जो आपने सर्च किया था उसी से रिलेटेड विज्ञापन आपके या एडवर्टीजमेंट्स आपके सिस्टम पे दिखाने लगते हैं। तो वो कहाँ से आता है? मतलब आपके मशीन ने लर्न कर लिया। ठीक, तो मशीन लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो पाइथन जो है सबसे मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है। शुरुआत की बात करें तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते थे प्रोलॉग लैंग्वेज यूज किया था, वो काफ़ी पुराना हो गया। आज के समय में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होने वाला सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पाइथन है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। मशीन लर्निंग में डेटा एनालिसिस, आज जो है डेटा एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। आज बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन डेटा को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके वो फिर जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे वो अपना एक्शन लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो आज के समय में डेटा एनालिसिस और वेब स्क्रैपिंग इत्यादि में होता है। ठीक है, और जैसे हमने बताया कि यूट्यूब में भी आपका जो है पाइथन का यूज़ किया गया है। तो वेबसाइट के डेवलपमेंट में हो, डेटा एनालिसिस के डेवलपमेंट एनालिसिस में हो, मशीन लर्निंग में हो, तो वेबसाइट से रिलेटेड हो, लगभग हर जगह आपका पाइथन का यूज़ हो रहा है। ठीक, तो पाइथन मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कोबोल। ठीक, कोबोल की बात करें तो कोबोल की बात करें तो कोबोल क्या है? कोबोल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज जनरली देखिए दो ही है, एक आपका अगर आप बात करें मशीन लैंग्वेज है और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। जनरली उसके बाद जो भी लैंग्वेज आए आप हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था कि भाई लो लेवल लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आपको बस याद कर लीजिए कि आपने असेंबली लैंग्वेज याद कर लिया और मशीन लैंग्वेज याद कर लिया, बस उसके बाद जो भी लैंग्वेज आपको दिखाई पड़े तो ये मान के चलिए कि ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज ही होगा। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे सर्वप्रथम 1959 में 1959 में कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज CODASAL नामक कमिटी, आंसी होता अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंस्टीट्यूशन तथा ISO ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा विकसित अर्थात डेवलप किया गया था। तो सर्वप्रथम कब? 1959 में 1959 में किसके द्वारा? कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, मतलब डेटा सिस्टम लैंग्वेज पे कॉन्फ्रेंस थी। उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको ये कोबोल जो है डेवलप किए। कोबोल के बारे में ये खास बात है, कोबोल जो है बिजनेस लैंग्वेज है, यानी बिजनेस के लिए, जैसे फोर्ट्रॉन आपका साइंटिफिक लैंग्वेज था, कोबोल आपका बिजनेस लैंग्वेज है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सी लैंग्वेज भी काफ़ी पॉपुलर है। आज मैक्सिमम कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। तो सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज को जो है डेनिस रिची ने, ठीक है, सी लैंग्वेज को किसने? डेनिस रिची ने ये डेक PDP-11 पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स या बाद में लाइनस बना, वो सारा का सारा जो है सी लैंग्वेज में ही बना था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट का जो विकास हुआ, उसी विकास हुआ जो BCPL, यानी अगर सी की हम बात करें तो सी कहाँ से आया? सी BCPL अर्थात बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नामक एक पुरानी भाषा थी। ठीक है, तो ओल्डर से शुरू हुई। BCPL को मार्टिन रिचर्ड, अगर डेनिस रिची तो सी के लिए फेमस है, BCPL को
मार्टिन रिचर्ड द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? मार्टिन रिचर्ड द्वारा विकसित किया गया। इन्होंने एक भाषा लैंग्वेज को प्रभावित किया, मतलब बनाया, जिसका आविष्कार इन्वेंशन केन थॉमसन ने किया था। ठीक है, केन थॉमसन ने किया था। उसी को मॉडिफाई करके चेंज करके BCPL नामक लैंग्वेज बनाया था। और फिर BCPL से डेनिस रीच ने जो है आपका जो है C लैंग्वेज बनाया। और C लैंग्वेज की मदद से हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिक्स जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बनाया गया। सी के बारे में थोड़ा और बात करें तो सी का जो विकास था, डेवलपमेंट था 1972 में, 1972 में AT&T, ठीक है, AT&T बेल लेबोरेटरी, ठीक है, अमेरिका की ये टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की बेल लेबोरेटरी बहुत ही फेमस लेबोरेटरी थी। कंप्यूटर के बहुत बड़े बड़े जो डेवलपमेंट हुए, आविष्कार हुए, ये AT&T बेल लेबोरेटरी में ही हुए। सी सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यानी अगर सबसे ज़्यादा का किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज भी लोग यूज़ करते हैं वो सी है। अगर जनरली क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती तो लोग कहते हैं पहले सी लैंग्वेज सीख लो। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज सीखना आसान भी है और उसमें वो सारे चीज़ें हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जानकारी चाहिए। तो सीखने में आसान है, इजी टू लर्न है और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मतलब एक स्ट्रक्चर में तो आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा निम्न स्तरीय गतिविधियों, लो एक्टिविटी को भी संभालना जा सकता है। अच्छा देखिए, सी की जो सबसे अच्छी बात है कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज की तरह भी काम करता है और ये लो लेवल लैंग्वेज की तरह भी काम करता है। इसीलिए सी को मैं आपको बता दूं कि कई बार एग्जाम में पूछते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। वैसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कुछ होती ही नहीं है, लेकिन सी चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज का भी काम कर लेता है और लो लेवल लैंग्वेज का काम कर लेता है, इसीलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कई बार छात्रों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी को जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, तो छात्र इसका सही जवाब ये है कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि सी हाई लेवल लैंग्वेज का भी वर्क कर लेता है। ठीक है, सी हाई लेवल लैंग्वेज का भी काम कर लेता है और लो लेवल लैंग्वेज का भी काम कर लेता है, इसीलिए सी लेवल को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। वैसे सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है नहीं, सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन चूंकि ये दोनों के कैरेक्टर को इनहेरिट करता है, इसलिए साइंटिस्ट लोग अक्सर इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। आइए अब जावा की बात करते हैं। जावा तो एवरग्रीन लैंग्वेज है, यानी आप जावा पहले जैसी थी आज भी वैसे है और मतलब ये कभी आउट ऑफ मार्केट नहीं होती। जावा को सबसे अच्छी लैंग्वेज कहा जाता है और ये रोबस्ट है। जावा इज ए वेरी रोबस्ट लैंग्वेज, यानी अगर आपको जावा आता है यानी यू आर अ गुड प्रोग्रामर। ठीक, तो यह मुख्यतः इंटरनेट पर आधारित एप्लीकेशन में प्रयोग की जाने वाली, यानी अगर जावा की बात करें तो ये इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा विकसित या डेवलप किया था। जेम्स गॉसलिंग द्वारा इसको डेवलप किया था और यह इंटरनेट लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक इंटरनेट लैंग्वेज है। अब आप करते हैं रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यानी आरपीसी की बात करते हैं। ये क्या नाम ही है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ये क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर एक प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज है जो कि डेक और IBM मिनी कंप्यूटर द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाने वाला रिपोर्ट निर्माण प्रोग्राम, मतलब इसकी मदद से हम रिपोर्ट को बनाते हैं, ठीक है, के रूप में हुई। तो आरपीजी यानी रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं? ये मिनी कंप्यूटर में IBM का जो मिनी कंप्यूटर है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लिस्ट प्रोसेसिंग, ये भी जो हमने बताया ना, लिस्ट है, प्रोलॉग है, ये सब पुरानी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर हम बात करें, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI जो कि बहुत ही पॉपुलर है, रोबोटिक्स आप समझ सकते हैं, के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा लैंग्वेज है। एवं इसका विकास डेवलपमेंट 1958 में जॉन मैकार्थी, किसने किया था? जॉन मैकार्थी द्वारा लिस्ट में सभी गणनाओं अर्थात कंप्यूटेशन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट कार्य अर्थात फंक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन डेटा आइटम जैसे स्थिरांक एवं मतलब इसमें कांस्टेंट या वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? ये एक टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हाउ डेटा आर अरेंज्ड एंड व्हाट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इज नोन एज अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ? डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा किस प्रकार स्थिर है, मतलब डेटा किस प्रकार, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा किस प्रकार उसमें है। जैसे कि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट है, एरे है, स्टैक है और ट्री है। तो और व्हाट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म, और कौन सा ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ये कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग के लिए मतलब मेन अगर हम लिस्ट यानी लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट की प्रोसेस करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो 1958 में, और किसने कहा था? जॉन मैकार्थी ने बनाया था। और इसका उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग आपका मतलब कि वेरिएबल्स में होगा और कांस्टेंट में होगा और खासकर डेटा स्ट्रक्चर में होता है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया कि हाउ डेटा आर अरेंज्ड, किस प्रकार डेटा अरेंज है, एंड व्हाट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म, हम उनमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्नोबॉल, स्नोबॉल की बात करें तो स्नोबॉल का जो पूर्ण रूप है उसका नाम है एस फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्या मतलब है? स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसे बेल, जैसे हमने बताया बेल लैब में ज़्यादातर लैंग्वेज का निर्माण होता है। बेल लैब में बनाया गया था और जो स्नोबॉल है वो भाषा डेविड, किसने कहा था? डेविड जे फार्बर। किसने? डेविड जे फार्बर द्वारा राल्फ ई ग्रिसवॉल्ड, इवान पी पोलंस्की द्वारा 1962 में विकसित किया गया था। देखिए जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं 1900 के दशक में किया गया था। इसे 1900 का दशक जो है कंप्यूटर का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो स्नोबॉल क्या है? स्ट्रिंग जैसे कि आप सपोज कि कोई नाम होता है, तो जो नाम होता है वो एक तरह से स्ट्रिंग होता है। अगर प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो अगर सी में स्ट्रिंग की बात करें तो सी में कहते हैं ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर दैट इज टर्मिनेटेड बाय ए नल। ये थोड़ा प्रोग्रामिंग की बात हो गई। तो अगर आप साधारण शब्दों में समझिए, आपका नाम है तो आपका नाम एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज है और इसे बेल लेबोरेटरी में विकसित किया गया था। और ये पहली स्नोबॉल भाषा डेविड जे फार्बर और राल्फ ई ग्रिसवॉल्ड और एवं इवान पी पोलंस्की ने 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में किया था। अब आगे पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या है? जनरली एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम क्योंकि बाइनरी नंबर है, हेक्सा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। तो नंबर सिस्टम होता है क्या, इसको समझते हैं। तो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को जिस रूप में स्टोर करता है वो मानव द्वारा आसानी से न तो पढ़ा और न ही समझा जा सकता है। मतलब कंप्यूटर जो अपनी भाषा, जिस भाषा में लिखता है, हम सभी लोग जानते हैं वो बाइनरी नंबर होता है। क्या होता है? बाइनरी नंबर होता है। तो इसी कारण कंप्यूटर में दस्तावेज और डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए इनपुट अथवा आउटपुट इंटरफेस की आवश्यकता होती है। मतलब कि हम कंप्यूटर के अंदर कैसे इनपुट करेंगे और किस प्रकार ये बाहर निकलेगा। प्रत्येक कंप्यूटर में नंबर यानी अक्षर, कैरेक्टर, सिंबल को विशेष रूप से कोडेड किया जाता है। मतलब जो भी हम नंबर या कैरेक्टर लिखते हैं उसको विशेष रूप से कोडेड करते हैं। तो इन कोड के बारे में विस्तृत डिटेल जानकारी से हम पहले कंप्यूटर संख्या पद्धति यानी हम नंबर सिस्टम को मूल रूप से समझना अनिवार्य है कि मतलब नंबर सिस्टम समझें कि नंबर सिस्टम क्या है, किस प्रकार करता है। अतः इस मतलब जो हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर संबंधित संख्या पद्धति को समझेंगे कि कौन कौन से संख्या पद्धति है। अगर हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की बात करें, ठीक है, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर, ठीक, बाइनरी का मतलब होता है 2, 0 और 1, ठीक। दूसरा है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल का मतलब होता है 8, 0 to 7, ठीक। डेसिमल नंबर, डेसिमल का मतलब होता है 10, 0 to 9। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, तो 16 में क्या होगा? 0 to 9 होगा और A to F होगा। 0 to 9 10 हो गया, A B C D E F,
तो ये 6 हो गया, तो 10 और 6 16। तो यानी ये सबसे पॉपुलर जो है लैंग्वेजेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर। अब हम बाइनरी अर्थमेटिक को समझते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाइनरी से हमने आपको बताया कि बाइनरी मतलब 0 और 1, 2 की बात ही इसमें की जाएगी। तो इस भाग में हम बाइनरी संख्याओं का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर के अंदर 4 अंकगणितीय संख्याएं, मतलब 4 संक्रियाएं, एक्टिविटी, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थात वो 4 कौन कौन सा है? एक है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवाइड। ये 4 हम एक्टिविटी करते हैं। तो संचालन ऑपरेशन को समझेंगे। चूंकि बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर केवल 0 अथवा 1 से बनी होती है। हम सभी लोग जानते हैं बाइनरी नंबर 0 और 1 से ही सिर्फ बनी होती है। इसलिए जब इन संख्याओं अर्थात नंबर पर अंकगणितीय अर्थमेटिक कार्य किया जाता है तो इनका परिणाम रिजल्ट भी 0 अथवा 1 ही प्राप्त होता है। यानी जो भी चाहे हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, जो भी करेंगे, जो हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट हमें वो 0 और 1 ही मिलेगा। यानी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी बाइनरी ही होगा। ठीक, तो देखते हैं, आइए समझते हैं, देखते हैं। तो अगर हम बाइनरी एडिशन की बात करें तो जैसे कि हम लोग जोड़ना सीखते हैं, सेम उस तरह है। तो यह दशमलव डेसिमल की तरह ही होता है। जो जैसे हम लोग जो नॉर्मल हम लोग एडिशन करते हैं वो डेसिमल वाला करते हैं। चूंकि बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी से केवल 2 अंक होते हैं, इसमें केवल 2 अंक ही होते हैं, इसलिए बाइनरी अंकगणित में जोड़ना, एडिशन बहुत ही आसान, सिंपल होता है। यानी अगर एडिशन की बात करें तो बहुत ही आसान है। इसमें केवल 4 एंट्री होती हैं। जो अगर केवल 4 ही एंट्री होती है, जैसे पहला केस में भाई 0 1 है तो वो 4 ही चीज में होगा। तो एक भाई 0 0 को जोड़ा जाएगा, तो 0 0 को जोड़ेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा और कैरी भी हमारा 0 होगा। मतलब 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा और कैरी भी 0 जाएगा, मतलब कुछ नहीं जाएगा। ठीक, और 0 और 1 को जोड़ेंगे। ठीक, अगर 0 1 को जोड़ेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? भाई 0 1 को ऐसे नॉर्मल भी जोड़ते तब भी 1 मिलता है, ऐसे भी 1 मिलेगा, और कैरी यहाँ पर भी 0 जाएगा, मतलब कुछ कैरी नहीं जाएगा। सेम उसी प्रकार चाहे 0 1 को जोड़ें और चाहे 1 0 को जोड़ें, बात बराबर है। तो 1 0 को जोड़ेंगे तब भी आउटपुट 1 आएगा और कैरी आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन जब 1 और 1 को जोड़ेंगे, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा और हमारा जो है कैरी 1 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा है भाई। 0 0 तो जनरली 0 ही आता है, 0 1 भी 1 ही आता है, 1 0 भी 1 ही आता है। केवल हमें ये लास्ट वाला समझना है कि अगर 1 और 1 को जोड़ेंगे, दोनों 1 मैक्सिमम है, तो दोनों को 1 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? 2 तो उसमें नंबर होता नहीं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो 1 + 1 2 तो होगा नहीं, तो जो 1 + 1 क्या करेंगे? यहाँ 0 रखेंगे और कैरी हम 1 रखेंगे। तो ये हमारा, अगर हम समझ, ये हमारा हो गया, क्या हो गया? एडिशन। तो सिंपल सा एडिशन है। जिस तरह हम बेस 10 में एडिशन करते हैं, सेम उसी प्रकार इसमें भी हम एडिशन करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है? तो बाइनरी का घटाव भी, अगर बाइनरी में 4 ही होंगे भाई, 0 1 होता ही है, तो 0 0 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 में से 0 गया, कुछ नहीं, 0 ही मिलेगा, कोई बारो नहीं। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, और बारो जो है ये इधर, ये वाला बारो है, बारो आपको 0 आएगा। लेकिन 1 और 1 को घटाएंगे तो 1 से 1 घटेंगे तो भी 0 आएगा, सिंपल सा है। और लेकिन 0 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, तो जब 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 जो है आपका सब्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर जो है बारो भी जो है आपका 1 होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 0 में से 0 गया तो 0 आएगा और बारो भी 0 रहेगा। 1 में 0 जाएगा तो आपका 1 आएगा और बारो 0 रहेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, कोई भी बारो नहीं रहेगा। लेकिन 0 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा और बारो भी 1 आएगा। तो उपयुक्त पहले 3 ऑपरेशन को समझना आसान है, क्योंकि ये दशमलव के समान ही है। मतलब अगर देखें तो 0 में से 0 का 0 ही आता है, तो 1 में से 0 निकालेंगे तो भी 1 आता है, 1 में से 1, तो ऊपर के 3 तो एकदम जैसे हम लोग करते हैं उससे उसी प्रकार है। 2 या 2 से अधिक अंकों के साथ एक बाइनरी अंक डिजिट के घटाव में इन सब्ट्रैक्शन कभी कभी किसी अगले उच्च स्तरीय कॉलम से उधार यानी बारो लेना पड़ता है। ठीक है,
जैसे कि हम लोग नॉर्मल डेसिमल में भी जब ज़्यादा डिजिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं, ठीक है। मतलब सपोज ऊपर 1 है और नीचे 9 है, तो 1 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर बोरो लेते हैं। तो फिर बोरो लेते हैं तब वो फिर क्या हो जाता है, वो 11 हो जाता है। फिर वो भाई जब बोरो देता है 10 का बोरो देता है तो 10 से 11 हो जाता है, फिर 9 से घटाते हैं 2 आपको मिलता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अगर आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये भी नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन डेसिमल की तरह होता है। बाइनरी गुणन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में चार्ट बहुत छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 एंट्री होती है। भाई 0 1 है तो 4 ही एंट्री होंगी, ठीक। तो इसमें देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ही आएगा, ठीक ठीक। और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। केवल जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो सिंपल, अगर आपने देखें तो ये तो आपको एकदम सिंपल, जैसे कि नॉर्मल हम अर्थमेटिक में इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी प्रकार है, इसमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपका सिंपल सा है, ये तो एकदम डिप्टो उसी तरह है जैसे हम नॉर्मल किया करते हैं। अब बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा क्या है, तो अगर हम बात करें बूलियन अलजेब्रा की तो ये बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेस में प्रयोग किए जाने वाली लॉजिक सर्किट, ठीक है, के अभिकल्पन डिजाइन में बहुत उपयोगी होता है। मतलब अगर हमें लॉजिक सर्किट बनाना है तो बूलियन अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूलियन अलजेब्रा एक गणितीय तर्क, मतलब एक मैथमेटिकल लॉजिक है, ठीक है, और जिसमें 2 मान होते हैं, ट्रू अथवा फॉल्स। मतलब कि अगर इसमें जो आउटपुट आएंगे बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो उसमें 2 आएगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक। जैसे 0 या 1 होता है उसी तरह ट्रू एंड फॉल्स। तो आज हमने देखा क्या क्या पढ़ा हमने। आज हमने कुछ लैंग्वेज के बारे में पढ़े, जैसे बेसिक हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, और तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।